हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन का पार्ट थर्ड। लास्ट दो सेशन में हम लोगों ने पोषण के बारे में बात करी थी। एक्चुअली पोषण क्या है, कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लेते हैं, कौन से माइक्रो हैं, कौन से मैक्रो हैं, वो सारी बातें हम कर चुके हैं पिछले दो सेशन में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देखिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस ब्यूटीफुल से जो हमारा परिवार है उसका हिस्सा बन जाइएगा। और साथ ही में क्योंकि ये जो चैनल है वो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स है वो प्रोवाइड करवाने वाला है, सो इसी वजह से आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी पर मिल जाएगी। यस, प्रोटीन के बारे में हमने बात करी थी। प्रोटीन क्या है, किन से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन जो है उसके फंक्शंस क्या है, ये सारी बातें हमने कल के सेशन में देख ली थी। हमने ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था हमारा। यस, यहाँ तक हमने बोल दिया था या कर लिया था कि प्रोटीन जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे किसी बिल्डिंग्स को बनाने में हम ब्लॉक्स लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लगभग 15 से 20% पार्ट हमारी बॉडी का प्रोटीन से ही बना हुआ है। साथ ही में हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कोई रिपेयरिंग की बात होती है, कहीं पर चोट लग गई है, घाव भरना, वो सारे काम भी कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। क्लियर। चलिए अब हम कुछ बातें कर लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। और जब हम इन प्रोटीन्स को देखते हैं तो ये सारे लगभग हमारे ब्लड प्रोटीन हैं, खून में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। खून के भी कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। खून जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो मिलकर बनता है प्लाज्मा, क्लियर, जो लगभग 55% भाग होता है ब्लड का, और एक है हमारी ब्लड सेल्स जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। तो यहाँ पर इसी वाले पोर्शन में क्या आता है, प्रोटीन आता है। क्लियर। ये एक येलो से कलर का पदार्थ होता है जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और लगभग 90% तक पानी होता है। तो देखिएगा, तो इसी में हमारे कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जैसे थ्रोम्बिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको ब्लड वाला टॉपिक कराऊंगी तभी आपके एक एक प्रोटीन बहुत अच्छे से हो जाएगा। थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है। ये हमारे जो प्रोटीन है वो हमारे खून के थक्का बनाने में हेल्प करते हैं जब हमारे कहीं पर भी चोट लग जाती है। ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन है, ये आपकी बॉडी का एक वाटर कंट्रोल करेंगे, आपकी बॉडी का बैलेंस, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं। कैरेटिन। कैरेटिन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कैरेटिन अल्फा और कैरेटिन बीटा। ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, हमारे अल्फा जो है ये हमारे बालों में, हमारे नाखून में। अगर पशुओं की बात करें, पशुओं के सींग में, पक्षियों के पंखों में यही प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कैरेटिन अल्फा कहते हैं। हेयर्स, नेल्स, हॉर्न यानी कि सींग, जो भी गाय वगैरह के सींग हैं उनमें, और विंग्स यानी कि पंख में पाया जाता है। बीटा की बात करेंगे तो इसे कॉब वेब यानी कि मकड़ी के जाले में जो प्रोटीन है वो आपका रहेगा कैरेटिन बीटा। आगे चलते हैं। हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है, ये आपके देखो हमारी बॉडी में जो मैंने आपको पहले वाले प्रोटीन करवाए थे, आपके जो ये वाले प्रोटीन हैं जो ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, ये खून का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी होगा कि मैम अगर ये सारे प्रोटीन हमारे खून में हैं तो हमारा खून जम क्यों नहीं जाता है, हमारी बॉडी में तो पूरे शरीर में घूम रहा है, अब ऐसे कैसे। क्योंकि हमारे शरीर में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन। जिसका नाम क्या है, हिपैरिन। और ये जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर में खून को जमने नहीं देता है, और जिससे हमारा खून हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, संचरित होता है। क्लियर। और ये बनाता कौन है, ये बनाता है लीवर। ये जो प्रोटीन है ये हमारे लीवर में बनता है। क्लियर। आगे चलते हैं। ओसीन प्रोटीन। ओसीन हमारी हड्डियों में, हमारी हड्डियां जो हैं वो लगभग आप मानकर चलिएगा कि 38% हमारी हड्डियां प्रोटीन से मिलकर बनी हैं, और लगभग बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना है। इसी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओसीन प्रोटीन है ये हमारी हड्डियों में पाया जाता है।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी बॉडी का 15 से 20% भाग प्रोटीन से ही मिलकर बना है, तो आपको हर शरीर के हर अंग में प्रोटीन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये प्रोटीन आपको मांसपेशियों में देखने को मिलता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन से याद कर लीजिएगा मसल्स, मसल्स में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। ओके, आगे चलते हैं, कोलेजन। कोलेजन जो प्रोटीन है ये आपको मिलता है स्किन में। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा यानी कि स्किन। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन फिर कौन सा पाया जाएगा? कोलेजन ही पाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में, क्योंकि स्किन पूरे शरीर पर फैली हुई है, तो उसमें आपको ये प्रोटीन मिलता है। जैसे जैसे इस प्रोटीन में कमी आने लगती है, तभी आपकी जो स्किन है वो डल हो जाना, झुर्रियाँ वगैरह आना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, हीमोग्लोबिन, ये आपको खून में देखने को मिलता है। आपके ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है हीमोग्लोबिन, और इसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है, और इसी की वजह से ही हमारे खून का रंग लाल होता है। क्लियर? एक एक चीज़ आपको याद रखना है, कैरेटिन अल्फा कहाँ पे होता है, कैरेटिन बीटा कहाँ पे होता है, हेपेरिन कहाँ पाया जाता है, उसके अलावा ओसिन हड्डियों में, एक्टिन मायोसिन मसल्स में, कोलेजन स्किन में, और हीमोग्लोबिन ब्लड में। ये सारे आपको एक एक याद होना चाहिए, ये याद कर लीजिए। बाकी जो ब्लड वाले प्रोटीन है वो जब हम ब्लड वाला टॉपिक करेंगे अभी 1-2 टॉपिक के बाद, तब आपका वहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो हम डाइट के थ्रू भी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, और 9 हमारे कुछ एसेंशियल प्रोटीन होते हैं जिनको आप डाइट के थ्रू बाहर से लेते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर में नहीं बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डाइट के थ्रू भी हम प्रोटीन्स लेते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ये आपको एग में मिलता है, अंडे में। मिल्क में कैसीन प्रोटीन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मिल्क प्रोटीन का नाम बता दीजिए, मिल्क शुगर का नाम बता दीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है मिल्क शुगर, मिल्क शुगर का नाम बता दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ग्लूटेन की बात करते हैं, वीट। बीच में आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे आटे के जो ब्रांड्स हैं उनके अंदर ग्लूटेन फ्री आटा है, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आटे के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लूटेन, ठीक है। तो ग्लूटेन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपको आटे में, यानी कि गेहूँ, गेहूँ बोल दो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? प्रोलामिन्स की बात करते हैं तो दालों में आपको ये प्रोटीन मिलता है, और मटर के अंदर आपको फेसियोलिन प्रोटीन मिलता है। तो ये कुछ प्रोटीन है जो आप डाइट के थ्रू लेते हैं, जैसे कि टमाटर में लाइकोपिन वगैरह, कुछ ये प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, जैसे कि अगर आपसे ना जनरली कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे कि सोयाबीन है, मशरूम है, दालें हैं, मूंगफली है, इन सब के अंदर आपको प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है। क्लियर? सोयाबीन, मशरूम, अंडा, दाल, मूंगफली, स्पाइरुलिना, ये हमारा शैवाल है जो प्रोटीन रिच होता है, इनमें हमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उनमें भी प्रोटीन मिलता है, दूध वगैरह है, उनमें भी प्रोटीन मिलता है, बट इनमें आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मछली में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसी वजह से प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई भी हमारे शरीर में अति या कमी हो जाए तो दिक्कत है, मतलब हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। ज़्यादा हो रही है तो भी दिक्कत है, कम हो रही है तो भी दिक्कत है। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होगा। प्रोटीन आपके शरीर की ना फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी हड्डियाँ, हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। आपके बाल, आपके नाखून, आपने देखा है कितने सारे प्रोटीन हैं। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपको शरीर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। अगर 1.5 साल से कम का बच्चा है तो उस स्थिति में मरासमस हो जाता है, और ध्यान रखिएगा ये दोनों की ही कमी से। अब यही क्वेश्चन देखो, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ था टॉपिक, बट अभी हम लोग सीटी और रीट के लिए दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके हम चल रहे हैं। और सेम एज इट इज़ ही यहाँ पे वो लाइन लिखी गई थी, मरासमस जो डिजीज़ है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। मिलान कर लीजिएगा, पहले भी मेरी क्लास है वहाँ से मिलान कर लीजिएगा एज इट इज़। क्लियर? और बच्चों ने सोचा होगा कि कार्बोहाइड्रेट नहीं, हमने तो सिर्फ प्रोटीन पढ़ा है, और उन्हें गलत भी क्या होगा, नो डाउट। देखिएगा,
जिन बच्चों में खून की इन बच्चों में खून की कमी हो जाती है, उनका शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। जो हड्डियां हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगी और उसका जो शरीर है वो पतला हो जाएगा, त्वचा में सूखापन होना और बॉडी पे झुर्रियाँ आना, रिंकल्स हो जाना, मतलब कि झुर्रियाँ आ जाना। अब कैसे, मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा देती हूँ, देखिएगा। ये तो है मरासमस, आपने देखा है दुबला पतला सा हो जाना इस तरीके से, और साथ में झुर्रियाँ वगैरह दिखाई देना, हड्डियाँ अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं। हम बोलते हैं बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगर कोई उम्र है वो 1.5 से 2 साल तक है तो उस स्थिति में क्वार्शोकर हो जाता है, जिसे पीटिंग एडिमा कहते हैं, यानी कि शरीर दबाने पर कहीं पर भी आप दबाओगे नीला सा पड़ जाएगा, पेट बाहर निकलना, भूकंप लगना, बाल झड़ना शुरू हो जाना। तो ये हालांकि इनके सिम्टम्स नहीं पूछे जाते हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा कि मरासमस और क्वार्शोकर दोनों ही प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस में तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से, एंड क्वार्शोकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। जनरली मरासमस भी सीधा प्रोटीन की कमी से ही कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों ही डिजीज़ हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम चलते हैं प्रोटीन की अधिकता। अगर देखो मैंने बोला ना अति और कमी दोनों ही खराब है। अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में आप प्रोटीन इनटेक करते हैं और प्रोटीन में नाइट्रोजन तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, अमोनिया वगैरह बनता है, यूरिया बनता है। बनाता तो कौन है, लीवर बनाएगा उन सभी चीज़ों को, परंतु ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ आपके मिक्स होता है खून के अंदर। तो किडनी का काम होता है उस खून को छान देना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना और काम काम की चीज़ें रखना आपके खून के अंदर। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर यूरिया वगैरह इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से गठिया हो जाता है। गठिया आपके जो जहाँ पर जॉइंट्स है ना, यहाँ पर यूरिक एसिड का जमाव होने लग जाता है। जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट्स, इवन कहीं पे भी आपके जॉइंट्स हैं उनके अंदर मतलब यूरिक एसिड का जमाव होगा और वो क्रिस्टल बना लेगा, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से मूव नहीं करेंगे और उसे ही गठिया या गाउट कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या काम कर सकता है। अगर आपकी बॉडी में जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, फैट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन डाइट पे हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम भी करेंगे। प्रोटीन का पाचन, अब देखो 1 ग्राम प्रोटीन से ना आपको लगभग 4.1 या 4 ग्राम के आसपास आपको यहाँ पर कैलोरी एनर्जी मिल जाती है 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। हालांकि हम पाचन वाले टॉपिक में इसको करते हैं, बट यहाँ से आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एक तो सबसे पहले जो प्रोटीन का पाचन है वो शुरू होता है अमाशय। कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से शुरू होता है, यानी कि पेट जिसको आप कहते हैं, स्टमक जिसको आप कहते हैं, वहाँ से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। तो हमारे पेट के अंदर 2 आपके एंजाइम्स होते हैं, एक तो होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। तो दोनों ही एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन दूध के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और पेप्सिन जितने अनदर आपने अगर प्रोटीन लिए हैं तो उनका पाचन करेगा। उसके अलावा जो ट्रिप्सिन है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि पेनक्रियास से स्रावित होता है। ठीक है, और ये भी प्रोटीन दूध के अलावा जितने प्रकार के प्रोटीन हैं उनका पाचन करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर फैट के बारे में बात करते हैं। फैट ये आपके किस किस से मिलकर बना है। जैसे हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हमने बात करी थी आपके प्रोटीन के बारे में किस किस से मिलकर बना है, वैसे ही हम बात कर रहे हैं फैट। फैट जो है ये लगभग आपकी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने अगर आपको बताया था मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, उसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये सब भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। शरीर में एनर्जी का मेन सोर्स है, क्योंकि 1 ग्राम फैट से आपको 9.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कि अच्छी खासी एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट से तो जस्ट डबल है।
पर हम इसको इतना नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसका जो पाचन है ना वो सबसे लेट शुरू होता है और आपको एनर्जी बहुत लेट मिलेगी, और साथ ही में अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें लोगे तो फैटी हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे। इसी वजह से हम ज़्यादा फैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी ऊर्जा की पूर्ति करने में। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होती रहे और हमें जल्दी एनर्जी मिले। क्लियर? चलिए देखिएगा, आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कि फैट जो है ये एक तरीके का लिपिड। आप कई बार मेरे मुंह से जब भी हम डाइजेशन की बात करेंगे तो आप मोस्टली मेरे मुंह से ना लिपिड का नाम सुनोगे, बार बार लिपिड सुनोगे। एक्चुअली लिपिड और फैट एक ही बात है। लिपिड का ही शॉर्ट में या लिपिड में ही फैट इंक्लूड है। जैविक कण होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा देते हैं, अंगों की सुरक्षा करते हैं। जो नॉर्मल या साधारण लिपिड होते हैं उसे ही हम फैट कहते हैं। कैसे बनता है फैट? तो अगर बात करेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, जब ये दोनों मिलते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, उसे ही हम फैट कहते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि फैट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपकी बॉडी में जब भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे और इसे ही हम लोग फैट कहते हैं। क्लियर? फैट क्या काम करते हैं? तो फैट आपको एनर्जी देने का काम करेंगे, शरीर की पानी से सुरक्षा, एक तरीके से ना प्रोटेक्शन देते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर क्या है? फैट है। आप जब भी नहाते हैं या कहीं पे स्विमिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो है ना कि पानी आपके अंदर ही चला जाए, और वैसे अंदर चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उससे हमारी सुरक्षा कौन करते हैं? फैट करते हैं कि पानी, आप चाहे पानी के अंदर चले जाओ या चाहे आप पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं तो वो पानी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। आपके जो इनर के जो अंग हैं, आपके आंतरिक अंग जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। किसकी वजह से? फैट की वजह से। फैट जो है ये आपके अंगों को एक मॉइस्चराइज़र देता है, मॉइस्ट या नमी देने का काम भी करता है। क्लियर? तो ये कुछ बातें आप फैट के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं फैट के। शरीर को ऊर्जा देने का काम करेगा, स्मूथ ऑर्गन को सुरक्षा देता है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे अंग हैं उनके ऊपर लेयर्स होती हैं जो फैट की ही लेयर्स होती हैं, ताकि हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो सुरक्षित रहें। शरीर को वाटरप्रूफ बनाए रखने का काम करता है, आई थिंक समझ गए होंगे। और कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में भी सहायता करता है। हमारी बॉडी में ना अब ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बेकार ही होता है। कोलेस्ट्रॉल लगभग 2 प्रकार के होते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल, अगर आपकी बॉडी में अगर आप फैटी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा वो फिर सही नहीं है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। परंतु कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़रूरी भी होता है, हार्मोन्स को बनाने में, हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे, बट हम बात करते हैं फैट जो है ये 2 प्रकार की होती है। क्लियर? एक तो होती है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो यहाँ से ना आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि ये कौन सी फैट का एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड फैट कौन सी होती है, या हेल्दी कौन सी फैट है, और अनहेल्दी कौन सी फैट है। क्लियर? देखो, सैचुरेटेड जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, इनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, ये हमें जंतु प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। तापमान बढ़ाने पर लिक्विड में बदल जाते हैं और तापमान जैसे ही कम करोगे सॉलिड में बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल घी। अब घी जब आप देखते हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो जमना शुरू हो जाता है, और जैसे आप उसको गैस पे रखोगे तो पिघल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो फैट होते हैं वो है सैचुरेटेड, और इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। घी है, डालडा है, चिकन है, पनीर है, मीट है, फिश है, कोकोनट ऑयल, तो ये सारे जो है ये इनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो रहा है, यानी कि आपको उससे ऊर्जा भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से ऊर्जा के मामले में आप कहेंगे ये वाले जो फैट है वो हमारे लिए सही नहीं है। और ऐसा बोला भी जाता है, आप घी ले सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं घी। अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे आपका काम है, तो आपको घी ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप वो ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी में उसका सही से ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो स्टोर होता रहेगा और आपको फैट मतलब फैटी बनाएगा। क्लियर? इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड। यहाँ पर इनका ऑक्सीकरण बहुत आसानी से हो जाता है, खाने में अच्छे हैं, किस मामले में? एनर्जी के मामले में, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा तो वो आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी दे देंगे। पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है,
उसके अलावा सूरजमुखी का तेल है, बादाम का तेल है। कोकोनट ऑयल नो डाउट प्लांट प्रोडक्ट है, परंतु वो अपवाद है क्योंकि वो जम जाता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में है, वो है सैचुरेटेड फैट में। ये अपवाद है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मूंगफली का तेल है, रिफाइंड है, सरसों है, ये आपकी लिनोलेनिक एसिड है, फिश ऑयल है, ये सारे आपके जो है वो अनसैचुरेटेड हैं और अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा जो है वो ऑलिव ऑयल माना जाता है, सबसे अच्छा ऑयल जो है वो आपका ऑलिव ऑयल माना जाता है क्योंकि बहुत लाइट होता है, आसानी से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि वसा हमारे शरीर में कहाँ पर स्टोर होती है। जैसे प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल के रूप में स्टोर होते हैं, ऐसे ही पूछा जाता है कि फैट आपकी बॉडी में कैसे और कहाँ पे स्टोर होगा, तो ध्यान रखिएगा एडिपोज टिश्यू। मैंने इससे पहले आपको टिश्यू वाला टॉपिक करवाया था और मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताया था कि फैट जो है ये हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू में संग्रहित होते हैं, स्टोर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है ना, ठीक है। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल की फॉर्म में रहेगा और आपका जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहेगा। ये बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, ये हमारे लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा के रूप में जमा होती है। इसका प्रभाव, इसकी कमी से रूखापन, भार में कमी हो जाती है, अधिकता रहेगी तो हाई ब्लड प्रेशर होगा और हार्ट के डिजीज़ हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो हमारी जो ये वेसल्स होती हैं इनको ब्लॉक कर देगा, और इनको ब्लॉक करेगा तो आपका जो ब्लड है वो सही से नहीं बह पाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज या हार्ट के डिजीज़ हो सकते हैं। क्लियर। फंक्शंस क्या क्या करेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखेगा। जो जितना फैटी होता है उसको थोड़ी सर्दी कम लगेगी ना, मांस ही बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाता है, भोजन में स्वाद बैठाकर भोजन को रुचिकर, यही तो चीज़ है। जैसे जंक फूड खाते हो, गोलगप्पे खा लिए, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, क्या है, फैटी चीज़ें तो हैं। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें लोगे या फिर जब भी हम कोई ऑयली चीज़ वगैरह बनाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। ऑब्वियसली जो चीज़ जितनी ज़्यादा टेस्टी होगी ना, मान के चलेगा वो आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हमें लगती है ना हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, हमें लेनी चाहिए, तो वो आपको जो स्वाद, जहाँ पे आपको स्वाद आ रहा है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी, और जो चीज़ें अच्छी होती हैं शरीर के लिए वो इतनी स्वादिष्ट नहीं होती हैं। ये थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें हम ध्यान रख लेते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। हम क्या करते हैं, तेल से क्या करते हैं, डालडा बनाते हैं ना, डालडा घी, तो वो यही वाला तो प्रोसीजर है। वसीय तेल, आपके जो तरल वसीय पदार्थ होते हैं, जब आप उनसे ठोस पदार्थ बनाते हैं तो उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है, और कौन सी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में करवाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा, और भी फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है वो हम फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि आपके सर की भी क्लास होगी, इसी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ। अदरवाइज इस टॉपिक को छोड़ देंगे ना तो ऐसी 3-4 क्लासेस बन जाएंगी, आगे अब इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। देखिएगा, आपको बताना है शरीर के द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या फैटी एसिड। न्यूट्रिएंट्स है ना, आपकी बॉडी की जो भी ऊर्जा है, रखरखाव वगैरह है। अब यहाँ पे देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या फैटी एसिड, हम इनमें से चूज़ नहीं कर सकते हैं। अब का न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो इसमें तो फिर सब कुछ ही आ गया, तो ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पोषक तत्व। भोजन के अलावा यहाँ भोजन के अलावा यह पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भोजन के अलावा जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से तो खुद ही न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब आपको प्लाज्मा में देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट, ऊर्जा की इकाई जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है। जब भी हम फूड में एनर्जी या कैलोरी की बात करते हैं, सॉरी एनर्जी या हीट की बात करते हैं, तो हम कैलोरीज देखते हैं, है ना, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, आपको कितनी कैलोरी मिली, आपको कितना कैलोरी बर्न करना है, तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखो,
शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रखरखाव में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? आपकी बॉडी का मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग करना है, कहीं चोट लग गई है, घाव भरना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला है ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, कल हम लोग इसे करेंगे और आपका जो विटामिन वाला टॉपिक है उसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और कल की डेट में आपको वनरक्षक पेपर के लिए साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और वनरक्षक वाले भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका जो साइंस का बैकग्राउंड है, साइंस का जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा और अंत तक क्लास देखिएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ऑब्वियसली आपने अंत तक क्लास को देखा ही है, लाइक शेयर कर दीजिएगा।